हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके 13 जून 2023 को जो शिफ्ट 1 और सेकंड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो कि कुछ नए थे, ठीक है, ट्रेंड से थोड़ा हट के थे, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है या हो रहा है, उन सभी का एग्ज़ाम बेहतर हो, बढ़िया हो, आप सबका नेट जेआरएफ क्लियर हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत अच्छे चिल होकर एग्ज़ाम दीजिए। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही है, कोई बाहर से नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन अगर कभी एनटीए के द्वारा कुछ नए पूछ लिए जाते हैं तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपकी पढ़ाई आपके द्वारा पढ़ी हुई हैं और मैंने भी पढ़ा रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 और 2 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे। देखिए, आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है और पीवाईक्यूज भी इसके करा रखे हैं। रिसर्च एथिक्स मैंने कई बार कराया है, यहाँ तक कि प्लेजरिज्म वगैरह से भी करवा रखी हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, 100 क्वेश्चन की सीरीज़ दे रखी है, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, थ्योरी भी उसकी कंप्लीट करा रखी है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। एनईपी 2020 से क्वेश्चन बना था जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो इसकी बना रखी है, पीवाईक्यूज भी करा रखा है, थ्योरी भी करा रखी है, साथ ही करंट से संबंधित जो भी टॉपिक इसके बनते हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो आपका ये हुआ। टीचिंग में टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उससे संबंधित जो है मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उनमें आप देख लीजिएगा। अगर रिवाइज नहीं किया तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इस वीडियो में हम लोग लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें करा रखी हैं। देखिए, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स से आया था जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हायर एजुकेशन में आपकी इसमें आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी से आया था, तो मैंने प्राचीन जो भी भारतीय शिक्षा संस्थाएँ थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, वो मैंने करवा रखे हैं। तो आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। ठीक है, पॉल्यूशन से मैंने वीडियो बना रखी थी, एनईपी 2020 से बना रखी थी, वो भी आपने देखा है। और साथ ही यहाँ पर आपका देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च से हो गया, और इसके बाद इंटरनेट से सवाल आए थे, वो भी मैंने करवा रखा है। इंटरनेट की पूरी कंप्लीट वीडियो है, साथ ही उसके पीवाईक्यूज के साथ। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आयोग भी मैंने करा रखे हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग जो कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से बाद, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो जो लोग अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उन्होंने देखा होगा कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। ठीक है, तो मतलब जितना भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें पता लगी हैं उनके अकॉर्डिंग यही है कि मैंने काफ़ी चीज़ें करवा रखी हैं, और देख लीजिए अगर। और कुछ आज की वीडियो में ऐसे नए पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। ठीक है, तो आज वही सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपकी अप्लाइड रिसर्च, और यहाँ पर ये सारी रिसर्च मैंने करवा रखी है। ठीक है, बेसिक रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एथनोग्राफिक, ये इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल और एथनोग्राफी, और आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, इनसे सवाल बनना मस्ट होता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च है, बहुत ही ईजी है, ग्राउंडेड। ठीक है, और आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, फिर फिनोमेनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। इसका तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मैंने पूरा आपको जो है डिफरेंस के द्वारा समझाया था, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च पूरा मैंने करवा रखा है, तो आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का मैं वीडियो आपको बना के दूंगी, जिससे कि आपको, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है, पहचानने के लिए आ जाती है कई बार, तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। हाइपोथेसिस होती क्या है, तो एक क्या है, प्रपोज एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम टेस्ट और एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रस्तावित व्याख्या या कथन है जिसे अनुभवजन्य एम्पिरिकल रिसर्च के द्वारा और प्रयोग के माध्यम से परखा और मूल्यांकन किया जा सकता है। ये मौजूदा ज्ञान, टिप्पणियों और जो है यहाँ पर तार्किक तर्क के आधार पर वेरिएबल या फिनोमेना के बीच संबंध के बारे में एक अनुमान या भविष्यवाणी होती है। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हमारी हाइपोथेसिस सही होगी या स्वीकार होगी या अस्वीकार, मतलब सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है, परिकल्पना आमतौर पर एक क्या है, घोषणात्मक बयान का एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जो दो या दो से अधिक चर के बीच कॉज एंड इफेक्ट या सह संबंध का सुझाव देती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट या कोरिलेशन का यहाँ पर सुझाव देती है।
तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक परिकल्पना क्या है, मनमानी धारणा या राय नहीं है, बल्कि एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण है जिसे निष्पक्ष रूप से बिना बायस हुए परीक्षण और मान्य किया जा सकता है। एक इसको मतलब टेस्ट किया जा सके और इवेल्युएट किया जा सके, ठीक है। यदि एविडेंस हमारे परिकल्पना का समर्थन करता है तो ये एक थ्योरी की और डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये रिसर्च में ये आगे को ले जाएगा। यदि किसी यदि साक्ष्य जो एविडेंस है परिकल्पना का खंडन करता है, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो प्रारंभिक स्पष्टीकरण को संशोधित करने या स्वीकार करने और आगे की जांच के लिए फिर क्या होता है, एक नई हाइपोथेसिस का निर्माण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में हुआ। और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे नाम देख लीजिए, बाकी मैं इसका डिटेल वीडियो आपको दे दूंगी। जो भी अब एग्जाम अपकमिंग होने वाले हैं तब तक मैं आपको दे दूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स है, एम्पिरिकल है एंड स्टैटिस्टिकल। इसके अलावा भी और कई होती हैं जिनको कि आपको जानना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो नल हाइपोथेसिस और आपका एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, इन सबसे सवाल काफ़ी बनते हैं। फिर इन्हीं के आधार पे फिर जो है आपका डायरेक्शन के आधार पे भी बनता है कि 1 वे है, 2 वे है, ठीक है, 1 टेल 2 टेल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक। अब देखिए आपकी जो लेवल मतलब यहाँ पर शिफ्ट 1 में जो एक नया कॉन्सेप्ट आया था वो था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, सार्थकता के स्तर। तो यहाँ पर मतलब है इसका, किसी भी रिसर्च में नल हाइपोथेसिस का विकास उसे रिजेक्ट करने के ख्याल से किया जाता है। नल हाइपोथेसिस को हम बनाते ही हैं रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि शोध की जो वास्तविक परिकल्पना है या रिसर्च हाइपोथेसिस को अंतिम में मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जिस क्राइटेरिया को चुना जाता है उसे ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। अब इसको साइकोलॉजिकल रिसर्च या एजुकेशनल रिसर्च में सार्थकता के 2 स्तरों का चयन किया गया है। वो है आपका 0.05 लेवल या इसी को 5% बोलते हैं, तथा दूसरा है 0.01 लेवल या 1% स्तर। मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे समझिए कि किसी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त जो सांख्यिकी मान है, जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, वो 5% या 1% पर दिए गए सांख्यिकी मान के बराबर हो या अधिक हो, ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस की मतलब वो वैल्यू होगी, ये 5% या 1% पे दिए गए सांख्यिकी मान के बराबर हो या अधिक हो। अगर कोई नल हाइपोथेसिस को 5% या 0.05 लेवल पर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अपने आप ही 0.01 या 1% पे रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब समझ में आया कि अगर 5% पे वो रिजेक्ट हो रही है अपने आप, तो 1% पे तो एक्सेप्ट होएगी नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगी। परंतु यदि कोई नल हाइपोथेसिस 1% लेवल या 0.01 स्तर पर रिजेक्ट होती है तो वो 5% या 0.05 पर भी रिजेक्ट होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। वो एक्सेप्ट हो भी सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर 5% पे हुई तो 1% पे अपने आप ही वो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर 1% पे वो रिजेक्ट होती है, मतलब यहाँ पर रिजेक्ट होती है, तो 5% या 0.05 पर भी रिजेक्ट होगी, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, इसका मतलब ये हुआ। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर सवाल आएगा तो आई होप आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी बार कुछ ऐसे नए जो है कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पर देखिए नैक के बारे में भी सवाल आया था, तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी थी। तो आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं वो लोग ने देखा होगा। तो देखिए नैक के बारे में सवाल आया था, तो इसको एक तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये जो बना था राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और जो है कार्य योजना मतलब प्लान ऑफ एक्शन 1992 के विशेष सुझावों के आधार पर भारत में हायर एजुकेशन की गुणवत्ता मूल्यांकन की दिशा में यूजीसी के द्वारा 1994 में एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में गठित की गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑटोनॉमी बॉडी है, ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट है। नैक क्या है, उच्च स्तरीय अधिगम संस्थानों मतलब जो लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, फिर वेरियस डिपार्टमेंट, यहाँ पर उनके कार्यक्रमों के मूल्यांकन की दिशा में कार्य करता है। मतलब नैक का जो काम है वो यहाँ पर ग्रेडिंग प्रदान करना है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इसके क्या क्या कार्य हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पर है सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापरक विकास, विद्यार्थी गतिशीलता मतलब स्टूडेंट मोबिलिटी और परस्पर
म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की विभिन्न राज्यों में स्थापना, फिर बेस्ट इनोवेशन प्रैक्टिसेस को एक्रेडिटेड संस्थानों में परस्पर स्थानांतरित करना, सेमिनार, वर्कशॉप और नैक प्रकाशन के माध्यम से उत्तम नवाचारी क्रियाओं का प्रसार। ठीक है, सेमिनार वर्कशॉप के द्वारा ही अधिकतर चीज़ों का यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाए। हाई क्वालिटी में हायर एजुकेशन में गुणवत्ता की स्थापना होती है। सेमिनार वर्कशॉप के आयोजन की दिशा में यहाँ पर संस्थाओं को ये फंडिंग भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की स्थापना। नीतियां निर्धारित करने की दिशा में प्रत्यायित रिपोर्टों का राज्यों के आधार पर विश्लेषण। तो मतलब यहाँ पर ये ग्रेडिंग का भी काम करता है। तो इस तरह से ग्रेड भी यहाँ पे नैक के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो ये इंग्लिश वर्जन वाले यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए एक सवाल आपका हायर एजुकेशन से जो बना था, वैसे तो यहाँ पर बना था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी से, कोठारी कमीशन से और बुद्धिस्ट बौद्ध शिक्षा से आपका 10 सिक्खा पदानी। ठीक है, ये सवाल आपका आया था। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ बुद्धिस्ट एजुकेशन से यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं और मैंने करवाए हैं इसके जो PYQs में, इसको यहाँ पर डिटेल में बताया है आपको। तो देखिए यहाँ पर 10 सिक्खा पदानी क्या है। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अधिक कठिन थी। छात्रों को कठोर नियमों का पालन करना होता था और वो क्या करते थे, भिक्षाटन करते थे और कड़े डिसिप्लिन में रहते थे। तो यहाँ पर जैसे कि प्रातःकाल गुरु के मतलब यहाँ पर गुरु की सेवा करना, मतलब उनके स्नान और इस सब की व्यवस्था करना, और उसके बाद छात्रगण भोजन की भी व्यवस्था करते थे। ये सब आपको उनको वहाँ पर गुरुकुल में रह के करना होता था। ठीक है, गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। वो एक प्रकार का प्रेरणादायक वातावरण तैयार करता था जिससे कि छात्र अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। और छात्र क्या थे, जिज्ञासावश प्रश्न करते थे और गुरु उनका उत्तर उपदेश के रूप में देता था। ठीक है, अब इतनी बातें बताने का मतलब यही हुआ कि तभी हम 10 सिक्खा पदानी को जानेंगे कि ये क्या होती थी। तो यहाँ पर देखिए सामनेर, सामनेर क्या था। अब ये सामनेर आपको समझना चाहिए कि ये जो टर्म आ रहा है, सामनेर क्या था। बौद्ध काल में ही आपका प्रवज्जा संस्कार होता था। ठीक है, प्रवज्जा संस्कार मतलब शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। तो प्रवज्जा क्या था, 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी और प्रवज्जा के बाद बालक जो था सामनेर कहलाता था। ठीक है, तो यही सामनेर है। जब वो 8 वर्ष के बाद वहाँ पर रहता था गुरुकुल में, तो इसी को सामनेर कहा जाता था और वहाँ मठ में ही रहता था। ठीक है, गुरुकुल मतलब मठ में ही रहता था। वैदिक काल में गुरुकुल थे, अभी बौद्ध में क्या था, मठ थे। तो वहाँ पर वो सामनेर कहलाता था। तो यही जो सामनेर था, सामनेर थे, इन्हीं को 10 आदेशों का पालन करना होता था। इन्हीं आदेशों को 10 सिक्खा पदानी अर्थात दक्ष शिक्षा पद कहते थे। तो ये 10 आदेश क्या थे, अहिंसा का पालन करना, गुरु का आचरण, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना अर्थात श्रृंगार न करना और नृत्य आदि ये सबको ना देखना, अपरिग्रह अर्थात बिना दिए किसी वस्तु को नहीं लेना। ठीक है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को दान में ना लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 सिक्खा पदानी। इससे सवाल आया था। देखिए सारे ही मेमोरी बेस्ड बताए गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए जो है इन टॉपिक्स को ही पूरा पूरा ले रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। देखिए यहाँ पर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या था, और इसमें देखिए ICT से जो आपके सवाल बने हैं वो था आपका कन्वर्जन बना था बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, HTTP इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित सवाल मैंने आपको करवाए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है। ठीक है, तो और ये हो गया आपका यहाँ पर देखिए इससे संबंधित, और आपका क्या था URL, HTTP और प्रिंटर से भी सवाल आपके यहाँ पर बने हैं। दोनों शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक यहाँ से आपके कवर हुए हैं। इंटरनेट से सवाल हर बार आता है, तो इंटरनेट की वीडियो पूरी है, आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट का प्रयोग या वेब पेज का स्पेसिफाइड एड्रेस उसे वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। ठीक है, उस वेबसाइट या वेब पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में यहाँ पर क्या होता है, किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना URL होता है जिसे टाइप कर सीधे उसे उस वेब पेज तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, अब URL में शामिल क्या क्या होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम पहले नंबर पे, कोलोन तथा 2/, सर्वर का नाम पता जिसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहते हैं, और यहाँ पर देखिए इसमें www वेबसाइट का डोमेन नेम तथा टॉप लेवल डोमेन शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर अब फिर चौथा होता है वेब पेज तक पहुँचने का रास्ता और फिर फाइल का नाम। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पर
HTTP फिर स्लैश है, फिर यहाँ पर google.com है, www है ना, फिर HTML है जिसको कि कहा है डायरेक्टरी पाथ, और उसके बाद फाइल का नेम है 5वें नंबर पे। तो ये इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो ये URL का एग्जाम्पल हो गया, इस तरह से ये लिखा होता है, ठीक। आप देखिए HTTP क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक, यूजर तक वेब पेज का हस्तांतरण जो ट्रांसफर होता है इसी जो है प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब सर्वर से यूजर तक। HTTP क्या है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डाटा भेजने का अनुरोध करता है और दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर संबंधित सूचना वापस भेजता है। तो ये इसका काम होता है। ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। इससे संबंधित सवाल आया था, साथ ही प्रिंटर से भी सवाल आया था, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अब पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर एक और आपका कम्युनिकेशन से एक नया जो है टर्म्स आया था, निगेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, जो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ते हैं पॉजिटिव वे में, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन माने आपको फीडबैक मिलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसी का वाइस वर्सा कर दिया है नेगेटिव कम्युनिकेशन। अब नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो देखिए नकारात्मक संचार जिसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार के संचार को रेफर करता है जो कि जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि शत्रुता, आलोचना, आक्रामकता या समग्र नकारात्मक स्वर की विशेषता है। इसमें विचारों, भावनाओं या राय को इस तरह व्यक्त करना शामिल है जो कि हानिकारक हो, ठीक है, एग्रेसिव हो, ऑफेंसिव हो और डेट्रीमेंटल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आक्रामक हो या शामिल व्यक्तियों के बीच संबंधों के लिए हानिकारक हो सकता है, मतलब कुछ नेगेटिव वे में नेगेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका एग्रेसिव हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है, इस तरह से। अब इस तरह ये किस तरह से होता है, तो जैसे वर्बल एग्रेशन, इसमें चिल्लाना, अपमान करना, नाम पुकारना या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, मतलब कुछ भी हो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है इसमें। और चरित्र पर हमला करना या व्यक्तिगत हमले करना, ये इसमें शामिल होते हैं वर्बल एग्रेशन, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, इसमें निरंतर आलोचना करना, दूसरों की कमियों को, गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना और सकारात्मक गुणों या उपलब्धियों को शायद ही कभी स्वीकार करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव कम्युनिकेशन में आती हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यहाँ पर ऐसे ही छांटना होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बनाने में ही आती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर है सार्कास्टिक जो है रिमार्क, व्यंग्यात्मक टिप्पणी, उसमें किसी के विचारों, मतों या कार्यों का मजाक उड़ाने या उन्हें छोटा करने के लिए व्यंग का उपयोग करना, ठीक है। जैसे बोलते नहीं है कटीला, कटाक्ष के रूप में बोलना। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव कम्युनिकेशन होती हैं, ये कहीं से भी आपकी पॉजिटिव वे में नहीं होती हैं। तो ये हो गई कुछ चीज़ें जो कि आपकी दी हुई थी, मतलब आपके एग्जाम में पूछी है फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में, जो कि मैंने आपको करवा दी। और फ्रेंड्स देखिए, जो बौद्ध शिक्षा में था आपका प्रवज्या संस्कार के बारे में मैंने बताया सामने, और एक होता है उपसंपदा संस्कार, ठीक है। अभी याद आ गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। बौद्ध मठ में क्या था, 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पे उपसंपदा संस्कार होता था। ये बौद्ध पद्धति का द्वितीय और अंतिम संस्कार था, ठीक है। पहला कौन सा था, प्रवज्या था, और दूसरा क्या था, द्वितीय। अंतिम संस्कार ये था आपका उपसंपदा, 12 वर्ष में होता था, और वो क्या होता था, प्रवज्या 8 साल में होता था। तो उपसंपदा के बाद सामनेर जो था पूर्ण भिक्षुक बन जाता था और उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था, ठीक है। तो ये 2 संस्कार थे। हो सकता है अब आपका इस तरह से ना पूछ के ऐसे पूछ ले, इससे सवाल पूछ ले, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो जैसा मैंने आप एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें मैंने करा रखी थी। अगर आपने देखा होगा, रेगुलर आप देखते होंगे, तो आपको क्वेश्चन पेपर ठीक लगा होगा। और अगर आपका पेपर हो चुका है या होने वाला है तो फ्रेंड्स आप लोग जो है क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको ईमेल भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, तो आप वहाँ पर भी उसको दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिले तो आप वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है, कैसी है, आप बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। खाली यही नहीं कि हाँ आपको बता दिया कि ये चीज़ें आई थी, साथ ही मैंने क्या चीज़ें करवाई हैं और क्या छूट गई हैं वो भी मैं आपको ध्यान से आपको करवा देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।